आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। पूरा मिलाकर 125 सेट को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें फेज फर्स्ट जो है मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जो कि पेपर हुआ था इन डेट में। फेज सेकंड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ डेट लिखी गई है और शिफ्ट लिखी गई है कि किस शिफ्ट में हुआ था और किस डेट में हुआ था। यानी बात करें फेज फर्स्ट और फेज सेकंड जो है मित्र, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब आपका स्टार्ट हो रहा है फेज थर्ड, जिसमें मैंने 4 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको स्टार्ट होने वाला है जो पेपर हुआ था 8 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। इसके क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। पूरा मिलाकर हम 125 सेट को आपके सामने रखने वाले हैं, तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। कोई भी मित्र ये नहीं कहेगा कि क्लास मैंने बीच में छोड़ दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो सभी मित्र आ जाएं और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए हम आपके सामने पेपर रख रहे हैं, जो कि हुआ था 8 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करना। देखिए मित्र, ये पेपर जो है हम आपके सामने जो रख रहे हैं, ये 8 फरवरी 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 10:30 से 12 के बीच जो पेपर हुआ था 8 फरवरी 2021 को, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करना। उस समय का ये करेंट अफेयर है, फिर भी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। देखिए मित्र, क्वेश्चन की संख्या को मैंने हाइड कर रखा है, क्योंकि आपको पता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जो है ये मिक्स दिया गया था। तो पढ़ने में और पढ़ाने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने जीके को अलग से कट करके एक अच्छी से पीडीएफ क्रिएट कर ली है, ताकि मैं आपको पीडीएफ भी दे सकूं और पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इसमें केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन की संख्या हाइड दिखेगी। क्वेश्चन की संख्या से आपको नहीं मतलब है। जितने भी क्वेश्चन है हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें कहा जाए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या कह रहा है? अल्टर, हाउटन और राइस। अल्टर, हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, हेपाटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपाटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का ये करंट अफेयर था, यानी जब आपका पेपर हुआ था 2021 में, तो उस समय ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी ले लिया है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे एग्जाम में कितने करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब तो करंट अफेयर ये 2020 वाला आएगा नहीं, लेकिन इतना तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं, तो आपको करंट अफेयर तैयार करनी होगी। बाकी जीके के क्वेश्चन और जीएस यानी कहा जाए साइंस के क्वेश्चन है तो मिल भी सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरा अच्छे से तो मिलेंगे भी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है उसे आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। डिट्टो क्वेश्चन ये नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो उन्हीं में से आने वाला है। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहले खाली स्थान दिया गया है, स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, यानी ITRA आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान जो है ये कौन सा है? याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि जामनगर, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नहीं छोड़ते हैं। क्या लिखा गया? 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 संसद द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक
विधेयक का उद्देश्य देश में आधुनिक कहा जाए आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करना है। इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा। इस संस्थान को कहा जाए गुजरात राज्य के, यहाँ थोड़ा लिखा गया है, गुजरात राज्य के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान आयुष के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्थान होगा। इस संस्थान की स्थापना गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर जामनगर में, यानी कहा जाए वर्तमान में विद्यमान आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की महान साहित्यिक कृतियां जैसे मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है ये किसने की थी, यहाँ आपको बताना है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पढ़िएगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है। कालिदास जी की रचनाएं लिखी गई हैं कि माल विक्र अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षियम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब किसकी रचनाएं हैं, कालिदास जी की रचनाएं हैं। बाकी भास की रचनाओं को देखिएगा मित्र, भास की रचनाएं लिखी गई हैं प्रतिमा नाटकम, बाल चरित्रम, दूतवाक्यम, ये तीनों जो है ये किसकी हैं, भास जी की रचनाएं हैं। चाणक्य की रचना जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अर्थशास्त्र। शूद्रक की रचना जो है ये मृच्छका कटिकम है, वासवदत्ता है। वासवदत्ता और मृच्छका कटिकम जो है ये किसके हैं, शूद्रक की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। हम 5 सेकंड का आपको समय देते हैं। तो देखिए मित्र, यहाँ गलत यानी सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत की पहचान करना था। तो साफ साफ दिख रहा है कि नरौरा नाभिकीय रिएक्टर जो है ये राजस्थान में ना होकर के उत्तर प्रदेश में है। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में नहीं, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची तथा संबंधित राज्य निम्नवत है। यानी तारापुर जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसकी क्षमता जो है ये 1400 मेगावाट है। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी क्षमता जो है ये 440 मेगावाट की है। गेगा परमाणु संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। इसकी क्षमता जो है ये 880 मेगावाट की है। कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में है। इसकी क्षमता जो है ये 2000 मेगावाट की है। रावत भाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है ये राजस्थान में है। इसकी क्षमता जो है 1180 वाट है। 1180 वाट की क्षमता है रावत भाटा कहा जाए नाभिकीय शक्ति संयंत्र में, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं पहली सूची में, यानी बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी हुआ करती थी, 8, लेकिन अब कितनी है, 12 है। वहीं वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, 12, जिसमें 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कहा जाए 12वीं अनुसूची में क्या है, तो याद रखना भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। किसमें, 12वीं अनुसूची में। यहाँ पहली अनुसूची के बारे में लिखा गया है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों यानी 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके अभिक्षेत्रों की सूची जो है ये पहली अनुसूची में शामिल की गई है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो याद रखना इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित
संजात के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस समय का ये करंट अफेयर है, यानी जो आपका पेपर हुआ था 2021 में। करंट अफेयर जो ये 2020 का पूछा गया था, क्योंकि फरवरी में ही पेपर था तो जाहिर सी बात है कि 2020 का ही करंट अफेयर आएगा। क्या पूछा जा रहा है कि 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्याग पत्र दिया? त्याग पत्र किसने दिया था 31 अगस्त 2020 को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद से? तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोबर्टो एजोवेडो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोबर्टो एजोवेडो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? कौन से आंदोलन है जो नील की बलात् कृषि से संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया जाने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसान की जमीन पर 3/20 भाग की नील की खेती के लिए जबरन आरक्षित करने के खिलाफ सन 1917 में हुआ था। यह व्यवस्था तिनकटिया प्रथा कहलाती है। फिर लिखा गया है, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात राज्य में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि की थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया और अंत में सरकार को विवश होकर किसानों की मांग जो है ये माननी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन जो है ये कौन सा है? याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा जो ये भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करती है। राज्यसभा भारतीय संसद की उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो ये 6 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, यानी कहा जाए अस्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु जो है ये 25 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्य जो है ये 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु वर्ष जो ये 25 होती है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो ये 6 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 देश किसने जीता? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब जो है ये किसने जीता? उस समय का ये करंट अफेयर था, याद रखो ये क्वेश्चन या ना रखो। उस समय का ये करंट अफेयर है। सही कहा जाए दक्षिण कोरिया ने जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इससे गेस हो जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने जो हैं ये जीके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था? विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 मिहिर, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं 12 मिहिर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 12 मिहिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें हम विक्रमादित्य के कहा जाता है, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? 12 मिहिर।
तथा प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें यानी कहा जाए बृहज्जातक, बृहत्संहिता, सिद्धांतिका को लिखी थी। किसने लिखी थी? बारहवें ने। इसमें बृहत्संहिता मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखी गई पुस्तक है और खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, पारिवारिक संबंध, रत्न मोती और कर्मकांडों पर विविध विषयों का वर्णन है। यहाँ लिखा गया है कि कौन सी रचना जो ये क्या है, किसकी है, तो इसे भी देख लीजिएगा कि कल्लड़ जो है ये राजतरंगिणी के रचयिता हैं। राजतरंगिणी जो है किसकी पुस्तक है? कल्लड़ की। और चरक संहिता जो है किसके है? चरक की। कादम्बरी के रचयिता जो है कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताना है, सही सम्मिलित कर बताना है, यानी काल अनुक्रम में लगाना है। कौन सी घटना कब हुई थी, इस अकॉर्डिंग आपको शेड करना, बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं को काला अनुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। याद रखना, यहाँ देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ध्वज सत्याग्रह जो है 18 जून 1923 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था 9 अगस्त को। अब इसको व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में डी आएगा, उसके बाद में सी, उसके बाद में वी। बात करें तो सी ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा कहा जाए जलप्रपात जो है ये किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा फॉल्स या जलप्रपात जो है किस सीमा पर स्थित है, किसकी, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा यूएसए के सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह नियाग्रा नदी की पर स्थित है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात जैसे एंजल जलप्रपात जो है ये कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। तेलेंगा दक्षिण अफ्रीका में है। रिबन जो है ये कैलिफोर्निया में है। कुंचिकलियम जोग जो है ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी बात करें ए ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकें हैं, इसे पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा मित्र कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इनकी अन्य पुस्तकें जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे भी देखिएगा। इंडिया 2020 ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विजन ए फॉर द न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रचना आपको याद रखनी है कि इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी भी द लेम्यूनस स्पार्क्स, ये बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, ये सब रचनाएं देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीचे वाली तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 रचना जो है आपको याद रखना है, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये 4-5 रचनाएं जो है बार बार एग्जाम में आती हैं, बाकी इतनी रचनाएं कहीं भी पूछी नहीं गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, बिल्कुल सही होगा।
जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम जो है ये मैंगीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत में प्रसिद्ध आम की प्रजाति जो है जैसे दशहरी आम, तोतापुरी आम, हापुस आम जिन्हें अल्फांसो भी कहा जाता है, हिमसागर आम, सिंधुरा आम, नीलम आम, इतनी प्रजातियां जो है ये भारत में पाई जाती हैं। कुछ कहा जाए कुछ आम की प्रजातियां जो है संकर प्रजाति की होती हैं, जिसे कहा जाए आम्रपाली, जिसमें दशहरे और नीलम जाति की मिलती हैं, यानी कहा जाए ये संकर आम मिल जाएंगे जिसमें दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी दशहरी और नीलम। मल्लिका जो है ये नीलम और दशहरी आम से मिलकर बना है। रत्ना प्रजाति की आम जो है ये नीलम एवं अल्फांसो यानी कहा जाए जिन्हें हापुस भी कहा जाता है। सिंधु आम की गुठली रहित प्रजाति है, यानी सिंधु आम जो है ये इसमें गुठली होती ही नहीं, गुठली जो है गुठली रहित प्रजाति है, इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेशम, फिर खाली स्थान दिया गया है, से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोरी। ऑप्शन क्या होगा, बॉम्बिक्स मोरी, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटिश सेना की किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी यह आपको बताना है। तो याद रखना मंगल पांडे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मंगल पांडे के बारे में कि 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने विद्रोह शुरू होने से पहले ही एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाले चर्बी युक्त कारतूस को लेकर उत्पन्न विवाद के विरोध में अपने एजीमेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। किसने मारी, कहा जाए मंगल पांडे ने मारी। और इन्हें फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को कहा जाए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मित्र ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी, यानी योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के लिए एक कहा जाए प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, कहा जाए के रूप में की गई है। नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष और एक CEO के साथ साथ अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं ये अरविंद पनगड़िया थे तथा वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह जो है ये किस नदी पर स्थित है यह आपको बताना है। याद रखना सभी को पता है कि कलकत्ता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा मित्र, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। यह देश का एकमात्र नदी तट पर स्थित बंदरगाह है। हाल ही में इस बंदर का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आ चुका है करंट अफेयर से संबंधित, फिर भी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, खिलाड़ियों से संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपयोगों को दृढ़ता के साथ लागू करने का शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया यह आपको बताना है। क्वेश्चन इसका आंसर जान लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AFSCB, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है, ये पढ़िएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। IIT मद्रास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 अप्रैल 2019 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की घोषणा की, जिसमें समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान जो है IIT मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम 5 में कौन शामिल नहीं है बात कर रहा है, तो यहाँ पंजाब नहीं हो जाएगा, बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कहा जाए महाराष्ट्र और उड़ीसा भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है। ये 5 शामिल है शीर्ष 5 में, लेकिन पंजाब नहीं है, तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं, तो इसमें पंजाब नहीं दिया गया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा मित्र, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि एकला चलो रे एक बंगाली देशभक्ति गीत है, जिसे वर्ष 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। रविंद्रनाथ, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक युग चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो ये गीतांजलि के लिए इन्हें वर्ष 1900, यहाँ गीतांजलि होना चाहिए, गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहा जाए लुप्त प्राय पादप जंतु जो लुप्त हो चुके हैं उनके बारे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। FTTP का पूर्ण रूप क्या है। FTTP का पूर्ण रूप जो है ये क्या है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइबर टू द प्राइमेसेस, राइट आंसर हो जाएगा फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, फिर भी बताने की कोशिश करना। ऑप्शन दिख रहा है,
यहाँ से देखिएगा कि भारत सरकार को किस योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा ₹10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किस स्कीम के तहत, यह आपको बताना है। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट अप इंडिया स्कीम, यानी स्टार्ट अप इंडिया स्कीम के तहत ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बातें जो लिखी गई है वही यहाँ लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार को किस योजना का उद्देश्य 100 दिन के श्रम रोजगार को गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षित या कहा जाए सुरक्षा को बढ़ाना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनरेगा बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मनरेगा, जिसका फुल रूप होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, वर्ष 2006 में शुरू एक रोजगार कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान करता है। इसे 2008 में संपूर्ण देश में लागू किया गया था और 2009 में नरेगा नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। यानी पहले नाम जो है ये नरेगा हुआ करता था, लेकिन 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया और मनरेगा का पूर्ण रूप यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क या कहा जाए कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क जो है ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें तो बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा पर लगाए जाने वाला एक अप्रत्याशित मूल्य वर्धित कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसमें शामिल विभिन्न केंद्रीय कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कहा जाए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, राज्य कर में और वेट बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, मनोरंजन, चुंगी कर, लग्जरी कर, लॉटरी एवं जुआ पर कर, ये सब जो है क्या है, ये सब जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। भारतीयों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला जो है ये नहीं है। ऑप्शन जो है आपके सामने है, कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला जो है कौन सी नहीं है। याद रखना, यहाँ परम मित्र जो नहीं है बल्कि तीनों है, यानी परम 8000, परम ब्रह्म और परम 8600 ये सब है, लेकिन परम मित्र जो है ये नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, केरल से गुजरने वाले अक्षांश फिर खाली स्थान दिया गया है से भी गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि केरल का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 18 मिनट से 12 डिग्री 48 मिनट तथा तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 5 मिनट से 13 डिग्री 35 मिनट तक है, जो कि लगभग समान है। अर्थात केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तमिलनाडु से भी गुजरती है। केरल की सीमा रेखा पर लगे राज्य तमिलनाडु एवं कर्नाटक है, जबकि पुडुचेरी का माही क्षेत्र जो है ये केरल राज्य में स्थित है, यह आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। भोटिया जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा पौधे हैं जिन्हें जड़, तना व पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, स्पाइरोगाइसा को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं। यानी बात करें तो सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, वही बातें यहाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, 3 ऑप्शन ही दिख रहे हैं तो तीनों में ही बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, देख लीजिए पूरे ऑप्शन और बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल इन तीनों में से ही है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो याद रखना, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं तक विकसित कहा जाए वितरित जो है ये किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वही बातें फिर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष फिर खाली स्थान दिया गया को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 सितंबर, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो सभी मित्र बता रहे हैं 7 सितंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य जो है ये वायु गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, इस उद्देश्य का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के प्रयोजन के संदर्भ में गलत है। गलत है की बात की जा रही है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली में 50 ना होकर के 70 है, तो यही गलत हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे कि दिल्ली में 50 ना होकर के 70 हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आंसर होगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ कि लिखा गया राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है, 200, दिल्ली में 70 होती है, महाराष्ट्र में 288 होती है, उत्तराखंड में भी 70 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ लिखा गया था 50 जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भारत के बैंकों से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। निजी बैंक बिल्कुल भी नहीं है, कहा जाए ये केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है ये भारत का निजी बैंक नहीं है, ये केंद्रीय बैंक है। तो यही बातें गलत लिखी गई हैं, क्योंकि आपसे पूछा जरा कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, बाकी तीनों जो बिल्कुल परफेक्ट लिखे गए हैं। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक नहीं है, अभी तो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। इसके गवर्नर और 4 अन्य गवर्नर होते हैं, जिसमें मुख्य गवर्नर जो है ये शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। थैलोफाइटा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया, बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्यूनेरिया जो है ये थैलोफाइटा नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा गया इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे,
तो सभी को पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं ये इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवन हैं। अब देख लीजिएगा कौन है, 2021 की बात कर रहा है यहाँ कि उस समय कौन थे, तो के शिवन थे। इसरो भारतीय अंतरिक्ष खाजा अनुसंधान संगठन, इसका फुल रूप होगा, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या जो है ये किसने की थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। चंद्रशेखर आजाद ने की कि मंगल पांडे, भगत सिंह या ऊधम सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, जो भी मित्र बता रहे हैं कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर की ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग तथा भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है जो स्थलरुद्ध है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। किस संगठन का मुख्यालय जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ओपेक का ज्यूरिख में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन में है, नाटो का ब्रसेल्स में है। तो याद रहा, ओपेक का जो है ये ज्यूरिख में बिल्कुल भी नहीं है। ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख में कहाँ है भाई, ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है, ये तो सबको पता है। तो जाहिर सी बात है यही सुमेलित नहीं हो जाएगा, यानी बात करें तो बी वाला हमारा बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों जो ये सुमेलित है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 को हुई थी, इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। ओपेक की स्थापना जो है 1960 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है ये वियना में है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में है। तो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। तो मित्र जो आपका पेपर हुआ था, यहाँ देखिए मित्र, जो आपका पेपर हुआ था 8 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, इसे मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। इसके पीडीएफ की चिंता ना करें मित्र, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट सीरीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक की पीडीएफ जो है आपको दे दी गई है, यानी फेज फर्स्ट, फेज सेकंड का और फेज थर्ड का 4 फरवरी वाला, इतनी तक की पीडीएफ दे दी गई है। और पीडीएफ जैसे ही हम आगे करते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलते जाएगा। पीडीएफ की चिंता ना करें, ताकि मैंने अलग से पीडीएफ भी क्रिएट कर ली है, यानी क्वेश्चन को क्रॉप करके एक अलग से पीडीएफ बना ली है। इसकी पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ मिल जाएगा। सीरीज चलेगी मित्र जब तक आपकी 125 सेट कंप्लीट नहीं हो जाते। एक एक करते हम आपको अच्छे ढंग से समझाते, पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये मत सोचिए कि सीरीज जो है बीच में बंद हो जाएगी। फिलहाल बीच बीच में क्लासेस नहीं होती हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन सीरीज जो है आपकी कंप्लीट होगी, जिसमें अब आपका कंप्लीट हो चुका है 8 फरवरी 2021 वाला। अब आपका स्टार्ट होगा 9 फरवरी 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, इसे हम आपके सामने रखेंगे। तो सभी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मित्र पहली बार आए हैं, ये समझ लो कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेगो तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो इस क्लास से, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो और अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर भी कर दो, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके मित्र। तो अब हम कंप्लीट करेंगे 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। तो सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देना।